अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बच्चे ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुशआबाद होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश क्लास 8 की बुक है। और चलिए अब तो शुरू करते हैं। आज पहला यूनिट, जो कि पहला यूनिट है हमारा, पोइम है। और व्हेन आई हेयर्ड आई लर्न एस्ट्रोनॉमर्स, यानी कि जब मैंने कुछ एस्ट्रोनॉमर्स के बारे में जाना। तो चलिए इसकी मैं आप आज एक्सरसाइज करवाती हूँ सबसे पहले। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो जी इसके अंदर एक्सरसाइज में पार्ट नंबर ए है अंडरस्टैंडिंग द पोइम। और जी इसका क्वेश्चन नंबर 1 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पार्ट नंबर ए है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द पोइम वेयर इज द पोइट, यानी कि पहले उसमें पोइट कहाँ पर है। तो जी ये है जी इसका आंसर। In the first half of the poem, the poet is in the lecture room, यानी कि वो लेक्चर रूम में है। फिर है जी सेकंड पार्ट, बी पार्ट, who is he with and what is he doing, यानी कि वो कौन था और वो क्या कर रहा था। he is with the audience, वो ऑडियंस के साथ है। and listening to the learned astronomer talk, और वो एस्ट्रोनॉमर्स के बारे में जान रहा था, के बारे में सुन रहा था। सी Which word or phrase show that the astronomers is respected by the poet and the audience, यानी कि वो कौन सा वर्ड है, फ्राज है जो कि एस्ट्रोनॉमर्स को, जिससे हमें पता चला कि एस्ट्रोनॉमर्स को एज अ रिस्पेक्ट वर्ड यूज किया गया है ऑडियंस के सामने। तो जिसका आंसर है लर्न एंड विद मच अपलॉज शोज हिम रिस्पेक्ट, यानी कि ये वो वाला ये जो वर्ड्स हैं ये मैंने बताया। शोज हिम एज रिस्पेक्टेड बाय द पोइट एंड द ऑडियंस। फिर आ जाते हैं जी डी पार्ट पर। व्हाट साइंटिफिक टूल्स एंड मेथड डज द एस्ट्रोनॉमर्स यूज, वो कौन से साइंटिफिक टूल्स और वो कौन से साइंटिफिक मेथड्स हैं जो एस्ट्रोनॉमर्स यूज करते हैं। द साइंटिफिक टूल्स एंड मेथड्स डज द एस्ट्रोनॉमर्स यूज आर प्रूफ्स एंड फिगर्स, ये जी इसका आंसर है। अब आते हैं ई पार्ट पर। इन द सेकेंड हाफ ऑफ द पोइम वेयर इज द पोइट, यानी कि दूसरे हाफ के अंदर पोइट कहाँ पर है। तो जिसका आंसर है In the second, the poet is outside of the lecture room, वो lecture room से बाहर है। उसके बाद देखिए who is he with and what is he doing, वो कौन था और वो क्या कर रहा था। he is with himself and looking at the stars, यानी कि वो अपने साथ था और मतलब कि वो उसके साथ आसपास कोई नहीं था, वो स्टार्स को देख रहा था। What words and image in the first half of the poem are the contrast to the perfect silence in the final line? तो इसका जी आंसर ये है words and images in the first half of the poem that are contrast to the perfect silence in the final line, and here are heard by the astronomers and lecturer with a pulse in the lecture room, ये जिसका आंसर है। फिर आ जाते हैं एच पार्ट पर। दिस क्वेश्चन इज मोर डिफिकल्ट, डिस्कस देम फर्स्ट। पर व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस पोएम, इस पोएम ने हमें क्या मैसेज दिया। तो जिसका ये है जी आंसर। द मैसेज वी गॉट फ्रॉम द पोएम इज दैट द ट्रू वे टू अंडरस्टैंड नेचर इज नॉट साइंटिफिक बट मिस्टिकल। ठीक हो गया जी। उसके बाद ही आ जाते हैं राइम स्कीम ऑफ द पोइम पर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। द पोइम डज नॉट हैव अ राइमिंग स्कीम, द पोइट यूज राइम लाइन लेंथ एंड अदर डिवाइसेस। अब सबसे पहले ए पार्ट के अंदर है जी काउंट द सिलेबल्स इन ईच लाइन, सिलेबल हमने काउंट करने हैं। व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द पैटर्न इन द फर्स्ट 4 लाइन, आपने क्या नोट किया फर्स्ट 4 लाइन के पैटर्न के अंदर। What do you think is suggested by this, आप क्या इसके बारे में सोचते हैं। ये तो जी ये जी है इसका आंसर। In the first line there are 10 syllables. The pattern vary in different lines and this shows that the lecture was lengthy, यानी कि देखिए फर्स्ट लाइन के अंदर 10 syllables का वर्ड्स यूज किए, 10 syllables यूज किए गए हैं, पैटर्न डिफरेंट था। तो इससे हमें ये मालूम हुआ कि जो लेक्चर था वो भी लेंथी होगा। बी पार्ट है जी What do you notice about the length of the last 4 line, आपने क्या नोटिस किया आखिरी लास्ट 4 लाइनों की। What does this suggested about the
पोइट फीलिंग, और आपने इससे पोइट की फीलिंग के बारे में आपने क्या सजेस्ट किया, तो इस चीज़ का आंसर ये है The length of the last 4 lines is almost similar till the last line that is of the 10th syllable again. It shows that he becomes happy and satisfied. अब इसके अंदर हमें इस आंसर के अंदर क्या बताया कि जो आखिरी 4 लाइनों की जो लेंथ है ना वो तकरीबन सेम है आखिरी लाइन तक, और हर उसके अंदर भी पहले फर्स्ट 4 लाइन्स में था, इसके अंदर भी 10 syllables हैं. इट शोज दैट ही बिकम्स हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, यानी कि वो खुश हो गया और मुतमईन हो गया. सेटिस्फाइड यानी कि मुतमईन हो जाना. सी पार्ट है नोट दैट द पोइम कंसिस्ट ऑफ वन सेंटेंस. आपने बताना है कि क्या ये पोइम एक सेंटेंस पे मुश्तमिल थी. व्हाट हैज द पोइट डन टू सिंगल अ चेंज इन द हिज थॉट एंड फीलिंग. व्हाट आर द डिफरेंट थॉट एंड फीलिंग ही हैज इन द टू हाफ ऑफ द पोइम. इसका जी आंसर ये है The poem has one stanza. The poet has one stanza having 8 lines. In the first 4 lines, he is giving us information about the last 4 lines. He tells about his experience. यानी कि ये पोइम एक स्टेंजा पर मुश्तमिल है जिसकी एक स्टेंजा में 8 लाइन्स हैं, और इसके पहली फर्स्ट 4 लाइन्स के अंदर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है और लास्ट 4 लाइन्स में पोइट ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है. ठीक है जी. उसके बाद ये देखिए डी पार्ट भी है हमारे पास. द पोइट यूज द रेटिकोरियल डिवाइस कॉल्ड एनाफोरिया. पोइट ने ये डिवाइस यूज की जिसको उसने एनाफोरा का नाम दिया. इन दिस पोइम एनाफोरिया इज द रेपिटिशन ऑफ द वर्ड और फ्राज एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लॉज. यानी कि वो कह रहे हैं एनाफोरा जो वर्ड है ये रिपीट हो रहा है बार बार. कहाँ पर रिपीट हो रहा है? क्लॉज के अंदर, सक्सेसिव क्लॉज के अंदर. इट इज़ ऑफन यूज इन पोइट्री. ये ज़्यादातर पोइट्री में यूज़ हो जाता है. इन स्पीचेस में यूज़ हो जाता है टू प्रिसाइज एन आइडिया और क्रिएट अ पार्टिकुलर इम्पैक्ट, ताकि किसी आइडिया को बताने के लिए. ठीक हो गया जी. तो ये देखिए अब देखते हैं डी पार्ट की थोड़ा सा और ब्रीफिंग की तरफ जाते हुए. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. व्हेन इज रिपीटेड एट द फर्स्ट ऑफ द फर्स्ट 4 लाइन, यानी कि व्हेन रिपीट हुआ है फर्स्ट 4 लाइन में. द रिपीटिशन शोज अस दैट द लेक्चर इज ड्रैगिंग. वो क्या व्हेन, क्या ये जो रिपीट हो रहा है व्हेन वर्ड, ये क्या शो कर रहा है कि लेक्चर जो है वो कंटिन्यू है एंड नॉट कैप्टिवेटिंग द पोइट, और कैप्टिवेट नहीं कर रहा. हाउ डज विटमैन वॉज रिपीटिंग एंड साउंड इन द सेकेंड हाफ. मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि इसका आंसर क्या बनेगा, क्योंकि मैंने आपको ऊपर वाला समझा दिया. तो आपका फर्ज बनता है कि आपको, मेरे ख्याल से तो आपको कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी. तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर. है जी बी पार्ट, वर्किंग विद वर्ड्स. सबसे पहले आते हैं कॉन्ट्रैक्शन पर. व्हेन स्पीकिंग एंड इन फॉर्मल राइटिंग पीपल ऑफन यूज कॉन्ट्रैक्शन. यानी कि कभी कभार अक्सर बोलते वक्त, इनफॉर्मल राइटिंग के वक्त, कुछ चीज़ इनफॉर्मली लिखते वक्त पीपल अक्सर औकात हम यूज़ करते हैं कॉन्ट्रैक्शन वर्ड्स के. फॉर एग्जाम्पल दे माइट से आई डू नॉट लाइक एम इंस्टेड ऑफ आई डू नॉट लाइक दैम. ठीक है, ये क्या, ये इनफॉर्मल, ये कॉन्ट्रैक्शन के एग्जाम्पल्स हैं. दे माइट राइट ही कुड हैव इंस्टेड ऑफ हाउ कुड हैव. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 1 है विच 3 वर्ड्स डज द पोइट कॉन्ट्रैक्ट. वो 3 वर्ड कौन से हैं जो पोइट ने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं? लर्न, लुक्ड और वॉन्डर्ड. ठीक है जी. सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू दे मीन. मतलब कि वो जो ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज किए गए हैं उनके मीनिंग बताने हैं. तो ये है जी इसका आंसर. लर्न का मतलब होता है वेल एजुकेटेड, लुक्ड का मतलब होता है टू सी यानी कि देखना, और वॉन्डर्ड का मतलब होता है रूमिंग. क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ शुड दे कैन बी रिटन एंड हाउ मेनी सिलेबल्स शुड हैव दे. वो कैसे लिखे जाएंगे? 2 syllables और 1 और ये फिर 2, इस तरह से करके लिखे जाएंगे. ठीक है जी. उसके बाद है जी व्हाट आर द 2 अदर वर्ड्स विथ which one could have contracted in the same way, reigned और lectured. ठीक है, ये वो 2 words हैं. क्वेश्चन नंबर 5 है विटमैन हैज यूज अ लॉट ऑफ पेयर्स इन अ पोइम. उसने काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स, क्लस्टर ऑफ वर्ड्स यूज़ किए पोइम के अंदर. फॉर एग्जाम्पल व्हेन ही डिस्क्राइब द कैलकुलेशंस दैट द एस्ट्रोनॉमर्स यूज, द प्रूफ्स, द फिगर्स. यानी कि काफ़ी ज़्यादा हमें क्लस्टर ऑफ वर्ड्स का शो कर रहा है.
तो हम लोग और भी बताते हैं ऑफ विटमैन यूज द पेज। 4 मोर एग्जाम्पल उन्हें देनी है हमने। राइजिंग एंड ग्लैडिंग, ये एक एग्जाम्पल होगी। ऐड एंड डिवाइड, चार्ट्स एंड डायग्राम्स, टाइड एंड सिक, ये वो 4 एग्जाम्पल हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए, कैन यू ऑल्सो फाइंड अ ट्रियो ऑफ वर्ब ही हैज यूज्ड। आप क्या ट्री ऑफ वर्ब्स फाइंड कर सकते हैं जो उसने यूज किए वो है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, टू ऐड, डिवाइड एंड मेजर। उसके बाद जी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड 2 एग्जाम्पल ऑफ इलिट्रेशन। 2 एग्जाम्पल बतानी है किसी इलिट्रेशन की, दैट रिपीटेशन ऑफ द सेम साउंड और ऑफ सेम काइंड ऑफ साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड और इन स्टेयर्ड सिलेबल्स, जो एक तरह की साउंड रिपीट कर रही हो, ठीक है। दैट ड्रैव्स अटेंशन टू की वर्ड्स एंड इमेज, ठीक है। तो इसका आंसर है जी साइलेंस एट द स्टार्ट, टाइम टू टाइम, म्यूजिकल मॉइस्ट। चलते हैं अब सी पार्ट पे, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेंजा देयर इज एन एडजेक्टिव फ्रेज व्हिच बिगिंस विद अ प्रपोजिशन। इस हर लाइन के अंदर जितनी भी लाइन्स दी हुई है ना, इनके अंदर एक एडजेक्टिव फ्रेज है। अब इसके हमने अंडरलाइन करके बताना है। तो पार्ट नंबर 1 है, द बैलून विद अ येलो स्ट्रिप बर्स्ट लाउडली। तो इसके अंदर विद द येलो स्ट्रिप होगा क्या हमारे पास, एडजेक्टिव फ्रेज। द डॉग अंडर द टेबल वॉज ग्लोइंग एट द कैट ऑन द चेयर। तो इसके अंदर ये 2 हैं, अंडर द टेबल और ऑन द कैट। सी पार्ट है, दोज हिल्स इन द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉर्डर बिटवीन द 2 कंट्रीज। ये बिटवीन द 2 कंट्रीज और इन द डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास, एडजेक्टिव फ्रेज। डी पार्ट है, द ड्राइवर ऑफ द ट्रैक्टर slowed down and stopped of the tractor. E part है, we went to visit the man with the large garden. with the large garden इसमें adjective phrase होगा। उसके बाद आते हैं F part पर, she spoke to the woman in a green dress yesterday. green dress क्या होगा, adjective phrase। The love between mother and a child is very strong. between mother and child. The artist's painting of the sea and the hill was sold for a vast sum. of the sea and the hills, ये इसका adjective phrase होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, कैन यू फाइंड 3 एग्जाम्पल ऑफ द एडजेक्टिव फ्रेज इन द पोएम। क्या आप 3 एग्जाम्पल्स वो फाइंड कर सकते हैं एडजेक्टिव फ्रेज की। बिफोर मी, इन द लेक्चर और रूम एट द स्टार्ट, ये इसकी वो 3 एग्जाम्पल्स हैं जी। अब आते हैं डी पार्ट पे, लिसनिंग एंड स्पीकिंग पर। तो जिसके अंदर है क्वेश्चन नंबर 1, योर टीचर विल रीड अ पोएम, आंसर द क्वेश्चन आफ्टर लिसनिंग टू इट। कैन बी माइक्रोब बी सीन, क्या माइक्रोब्स को हम देख सकते हैं, नो। फ्रॉम द कंटेंट्स, सेंग्यू मीन्स, यानी कि इस वर्ड्स का मतलब क्या है, इसका मतलब है ऑप्टिमिस्टिक। ये याद कर लीजिएगा, इधर से अक्सर कॉल एमसीक्यूज बन के आ सकते हैं। सी पार्ट है जी, इन द पोएम द माइक्रोब इज सपोज्ड टू possesses certain features. Add any further descriptions you remember about the feeling. To tongue यानी कि joint, to teeth curious, to fail tufted, eyebrow to tender green color. ठीक हो गया। D है, we ought to know what is microbe is like. ये किसने कहा था, scientist. Whom or what should we never doubt, what nobody is sure about. यानी कि जब कोई बंदा श्योर ना हो तो किसी के ऊपर डाउट शक नहीं करनी चाहिए। डज द पोएम हैव अ राइमिंग स्कीम, व्हाट इज ए बी बी सी सी, यानी कि एक राइमिंग स्कीम है किसी की, तो वो ये है। हाउ मैनी सिलेबल्स और बीट्स आर देयर टू ईच लाइन ऑफ द पोएम, 8। ठीक हो गया। ई पार्ट है कंपोजिशन, यूजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ विथमन पोएम एंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनाफोरा, राइट योर ओन पोएम। कोई एक पोएम लिखनी है तो वो आप खुद भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं, लेक्चर को ख़त्म करते हैं। अब आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको इसकी स्टेंजा की पैराफ्रेजिंग समझाऊंगी और दिखाऊंगी आपको कि पैराफ्रेजिंग कैसे करनी है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।